हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण में PYQ सीरीज का ये 34वां वीडियो। इसके पहले हम 33 वीडियोस कर चुके हैं और आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्रों को ही हमने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का किसका एक उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का एक उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये आपको अच्छे से पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है उसमें जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पानी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है एक तो ग्लूकोज बनता है और साथ में बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस जो है निकलती है। ये प्रक्रिया आपको अच्छे से पता होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था हमारा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का जो है एक उत्पाद कहलाएगा हमारा, क्या, ऑक्सीजन और शर्करा। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को अनिश्चित माना जा सकता है। यानी कौन सा जो है ग्रीन हाउस से संबंधित जो है कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि मानव गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ रही है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप उष्ण कटिबंधीय तूफानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं है कि ग्रीन हाउस का जो है इफेक्ट पॉजिटिव रूप से या डायरेक्ट पड़े किस पर, तूफानों पर। तो ये इसमें अभी हम अभी के लिए इसको सही मान लेते हैं क्योंकि ये अनिश्चित कथन है ग्रीन हाउस के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे और सीधे सीधे जो है इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा समुद्र के वाटर लेवल पर। ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण में ऊष्मा ऊर्जा में वृद्धि होगी, बिल्कुल। जितना अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होगा उतनी ज्यादा वायुमंडल में क्या होगी, ऊष्मा की मात्रा, हीट की मात्रा बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। आगे देखते हैं, सार्स CO2 के पहले ज्ञात संक्रमण की खोज की गई। तो ये कोरोना वायरस ही है जो कोविड-19 है, यानी 2019 में से देखा गया है और इसके वायरस का नाम है सार्स CoV-2। और आपको पता ही होगा कि ये चीन से आया था। चीन से आया था मतलब कहाँ है, सबसे पहले इसकी खोज चीन के जो वुहान शहर में इसकी खोज की गई थी। और भारत में तो जो ऑफिशियली रूप से यदि बात करें तो भारत में इसके मामले जो आने शुरू हो गए थे 30 जनवरी से इसके मामले हमने भारत में देखे हैं 2020 में। और वहीं लॉकडाउन हमारे देश में कब लगा था, पहली बार 24 मार्च को पूरे देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया था। शुरुआत में 21 दिन के लिए लगा था और बाद में से बढ़ाया गया था। तो हमारे देश में तो 2020 में आया, लेकिन कोविड-19 क्यों नाम है इसका, क्योंकि 2019 में है विश्व स्तर पर पहली बार देखा गया और ये चीन में देखा गया आखिरी महीनों में। हम अक्टूबर नवंबर 2019 मान सकते हैं कि इस समय जो है चीन के वुहान शहर में इसका जो है आगमन हो चुका था। आगे देखते हैं, बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण होता है। अम्लीय वर्षा, प्रदूषण, तो ओजोन के कारण। आपको पता है ओजोन परत को यदि नुकसान पहुंचता है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, जो C नंबर की हैं, डायरेक्ट हमारे शरीर में सीधे प्रवेश करती हैं, उससे हमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, त्वचा कैंसर हो सकता है। उत्परिवर्तन के मतलब है हमारा जो DNA है उसमें परिवर्तन हो सकता है। DNA में परिवर्तन होना, क्रम में होना उत्परिवर्तन कहलाता है या म्यूटेशन कहलाता है। आगे देखते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस आपको पता है जो ऊष्मा को रोक के रखती है और वायुमंडल में बाहर नहीं जाने देती है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन परऑक्साइड है, ओजोन गैस है, ये दहन के स्वरूप निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड। ओजोन स्वयं में एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन की लेयर भी ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है वायुमंडल के। इसमें से मीथेन गैस है, वह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। यह दलदले वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे धान के खेतों में पाई जाती है ये, वहीं जहाँ महासागरों के जो है नितल में यानी गहराई में ये गैस पाई जाती है। तो आई होप ये जो है क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी जो है रोल प्ले की विधि की कमियां हैं।
तो हमें इसकी शॉर्ट कमिंग बताना है रोल प्ले मेथड की। तो सुनियोजित निगरानी के बिना बिना फोकस की कमी हो सकती है। तो बिल्कुल, तो फोकस की कमी हो सकती है यदि हम इसे प्लान नहीं करते हैं, वेल प्लान्ड नहीं है ये, तो बिल्कुल सही उत्तर है। जबकि बाकी विधि लिखते हैं यह एक नीरस विधि है, तो बिल्कुल नहीं है। इसमें हमेशा ही रोमांच या क्यूरियोसिटी बच्चों में बनी रहती है जब भी हम रोल प्ले करवाते हैं, नाटक करवाते हैं बच्चों के द्वारा। सीखने की प्रक्रिया को धीमा नहीं करता है, फास्ट कर देता है, और अधिक समय लेने वाली विधि है। अधिक समय नहीं लेती कि सबसे अधिक समय लेती है, आप 1 पीरियड में 2 पीरियड में करवा सकते हैं। तो फोकस की कमी हो सकती है बिना निगरानी के, तो ये जो एक कमी है इसमें कि यदि आप फोकस निगरानी नहीं करेंगे तो कमी हो सकती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय या ऐतिहासिक महत्व की इमारतें, परिसर, वास्तुकला शैली यानी जो हमारी आर्कियोलॉजिकल स्टाइल है, डिजाइन है, टेक्नोलॉजी, मटेरियल यूजेस और एस्थेटिक फॉल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, किस ग्रेड के अंतर्गत? अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, ये ग्रेड मतलब ये कक्षाओं को रखा गया है। तो ग्रेड जो है ये 5 ग्रेड में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहली ग्रेड में जो है उन इमारतों को रखा गया है जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की हैं। दूसरे में उन इमारतों को रखा गया है जो हमारी क्षेत्रीय स्तर की हैं। क्षेत्र के मतलब 1 से 2-3 शहर इसके अंतर्गत आएंगी। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, ये क्षेत्रीय स्तर की यहाँ पर वैश्विक विरासत आएंगी। तीसरा रहेगा एक शहर के लेवल पर, ये जो है इमारतें आएंगी शहरी स्तर पर। इन तीनों को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। फोर्थ ग्रेड में यदि इमारतें आएंगी तो वो एक बहुत बेसिक गांवों के स्तर में, आपने बहुत सारी इमारतें देखी होंगी जिनका रख रखाव ही नहीं होता है, ना ही उनको सुरक्षा मिलती है। और पांचवें स्तर पर इमारतें नहीं आती हैं, केवल रीति रिवाज आते हैं। ऐसे रीति रिवाज जो हमारे पुरानी पीढ़ियों द्वारा हमें दिए गए हैं, और इसमें रीति रिवाज के साथ साथ इसमें जीव भी आते हैं और इमारतें भी कुछ आती हैं। जैसे मान लीजिए जैसे गंगा नदी है, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, तो ये प्रजातियां बहुत पहले से हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ कर के जो है गए हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ग्रेड 5 के अंतर्गत। तो जो राष्ट्रीय स्तर की आएंगी वो आएंगी ग्रेड 1 के अंतर्गत। ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली में औसत शीतकालीन वर्षा लगभग होती है, सबसे कम होती है, यहाँ सेंटीमीटर में नहीं होती है, इवन मिलीमीटर में वर्षा होती है। तो ये 53 मिलीमीटर यहाँ की वर्षा है। वहीं बात बात करें कि भारत की जो है एवरेज या जो आपकी औसत वर्षा है वह 125 सेंटीमीटर रहती है। ये मिलीमीटर नहीं है, ये क्या है, सेंटीमीटर है। भारत की जलवायु आपको पता है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी, यानी भारत में मानसून के द्वारा वर्षा होती है। तो मानसूनी यहाँ की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। फ्लोराइड में किस तत्व के लिए एक आत्मीयता है, आत्मीयता मतलब एफिनिटी है? इसका सही उत्तर है कैल्शियम। जहां कैल्शियम है वहां जो है फ्लोराइड आसपास होता है, तो अपने आप उसके साथ ही पाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। फ्लोराइड, जैसे हमारे दांतों में कभी कैविटी होती है ना, तो इसको सही करने में, दांत हमारे किसके बने होते हैं, कैल्शियम के। हड्डियां जो भी हैं किससे बनती हैं, कैल्शियम से बनी होती हैं। तो कैविटी को दूर करने में भी फ्लोराइड हेल्प करता है। फ्लोराइड आपकी हेल्प करता है किसको, कैविटी में या दांत में कीड़े लगने को। इवन हड्डियों के निर्माण में भी फ्लोराइड सहायक है। तो जहां भी फ्लोराइड फ्लोराइड और कैल्शियम जो है एक साथ जल ज्यादातर पाए जाते हैं, ये आपको याद रख लेना है। भुज गुजरात में भूकंप कब आया, और भारत में यह अब तक दर्ज सबसे हानिकारक इंटाप्लेट भूकंपों में से एक है। तो यदि भूकंप की बात करें तो भारत की ये जो सबसे बड़ी आपदा है भूकंप की, कब, 26 जनवरी 2001 की। बस 26 जनवरी पूरे देश में मनाया जा रहा था 26 जनवरी का उत्सव। उसी समय जो है भुज यानी गुजरात में जो है भूकंप आया था, और बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा जो भूकंप है भुज गुजरात में ही आया था। और इसकी तीव्रता जो है 6.9 से लेके 7.7 भी रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता को माना जाता है।
तो ये जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इसमें यदि बात करें, याद करने की चीजें नहीं है, लेकिन बता दूं आपको, 20,000 से अधिक जो है यहाँ पर लोगों की मौतें हुई हैं और 1.5 लाख लोग जो है घायल हुए हैं, और इमारतें भी बहुत सारी जो है ढह गई थी इस भूकंप में। तो भारत की सबसे बड़ी आपदा है भूकंप के स्तर पर। अब भूकंप की बात की है तो एक और बात कर लेते हैं, सुनामी भी एक बार बहुत बड़ी आपदा हमारे भारत में आ चुकी है। ये कई बार एग्जाम में भी आ गया है। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी। ये कुछ पुराने लोगों ने याद होगा कि इस समय जो है हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, और हिंद महासागर में कौन से, पूर्वी तट, जिसमें अंडमान निकोबार आएंगे, तमिलनाडु तट है, अत्यधिक मात्रा में सुनामी आई थी। और ये भारत ही नहीं, सुमात्रा और थाईलैंड, जावा, श्रीलंका, इन क्षेत्रों भी इससे प्रभावित हुए थे। तो बात आए सुनामी की, तो सबसे बड़ी सुनामी 2004 में आई है, 26 दिसंबर। वहीं बात करें भूकंप की, तो भूकंप सबसे बड़ा भुज, गुजरात में आया था। कब आया था? 26 जनवरी 2001 में। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है कि रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? तो रबड़ का पौधा एक अंजीर प्रजाति के पौधे में आता है, और भारत के जो है केरल जैसे क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों में यह इसकी खेती होती है, या यहाँ पेड़ों से रबर निकाली जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहलाते हैं जो रबर के पेड़ होते हैं, वनस्पति होती हैं। आगे देखते हैं, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? तो विवाह जो हमारे यहाँ रीति रिवाज नहीं है, ये संस्कार हैं। और हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं। 16 संस्कार आपने पढ़े होंगे, जैसे किसी का मुंडन होता है ना, विवाह, ये सब संस्कार होते हैं। तो हमारे जो है संस्कारों का क्रम जो है, गर्भाधान से लेकर सबसे जो अंतिम संस्कार है, उस संस्कार को बोला जाता है श्रोताधाम संस्कार। श्रोताधाम। और इसको एक और नाम दिया जाता है अंत्येष्टि। अब आप इससे समझ गए होंगे कि अंत्येष्टि मतलब जब व्यक्ति जो है खत्म हो जाता है, तो उसका क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अंतिम संस्कार। क्योंकि 16 संस्कार में ये आखिरी संस्कार होता है, इसलिए इसको अंतिम संस्कार बोला जाता है। तो 16 संस्कार, ये अंत्येष्टि अंतिम है और पहला गर्भाधान है। और पुंसवन, बहुत सारे संस्कार हैं जिनकी संख्या है क्या है? 16 है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार होते हैं कि एक मानव को जो है इसका जीवन में पालन करना चाहिए। इससे लोगों को जो है नैतिक कर्तव्य का एहसास होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से ये सारी चीजें पता चलती हैं संस्कार के माध्यम से। तो ये इसके लिए सही उत्तर है। बात करें कौन सा क्षेत्र है कृषि प्रयोजन के लिए गुल और कुल सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो गुल और कुल जो सिंचाई प्रणाली है, वो हमेशा आपका पाया जाएगा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। और जहां भी पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां यह सिंचाई पद्धति जो है प्रचलित है। इसका मतलब पहाड़ों से जो है पानी जो आता है नालियों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, ये पानी कहलाएगा आपका गुल पद्धति कहलाएगी। और इसके द्वारा एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा, वो कुल कहलाएगी पद्धति। उसके बाद जो है सभी जो वहाँ के गांव के लोग होंगे या समुदाय होंगे, वहां पानी जो है ये भेजा जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये कौन सी सिंचाई पद्धति है? ये है आपकी गुल और कुल। अच्छे से याद रख लेना है, हिमाचल प्रदेश में यह पाई जाती है सबसे ज्यादा। यही एक और बात कर लेते हैं, पुराने हमने पढ़ा था टंका। टंका क्या कहलाते हैं? राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में क्या होता है, भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, जमीन के नीचे टैंक बनाए जाते हैं। बरसात में क्या है, इनका पानी स्टोर किया जाता है, बाद में इसका उपयोग किया जाता है पीने के पानी के रूप में और इस्तेमाल करने में। टंका कहा जाता है राजस्थान में। आगे देखते हैं, एलपीएससी जो है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का मुख्यालय जो है किस स्थान पर है? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में यह बनाया गया है। और इसको बोला जाता है द्रव प्रणोदन जो है सिस्टम सेंटर। इसका ये मतलब है, हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, आपको पता होगा कि शुरुआती दौर पर जो हमारे एसएलवी हैं और एएसएलवी हैं, इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग होता था, जिससे हम अत्यधिक ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते थे। लेकिन बाद की श्रेणी के जो पीएसएलवी है, इसमें हमने द्रव ईंधन का उपयोग किया था। तो यही क्या लिखा है? द्रव।
और इसके बाद जो है हमने GSLV जब ये तकनीक लाई थी, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का जो क्या है प्रयोग किया था। तो जब इनका अपडेटेड फ्यूल का जब हम उपयोग करते हैं, इनका जो है निर्माण कहाँ होता है, ये होता है आपका LPSC तिरुवनंतपुरम में। यहीं इसका विकास किया जाता है कि नए नए तरह के क्या ईंधन में ऐसा मिलाएं कि और अधिक उसकी दक्षता बढ़ जाए। तो द्रव ईंधन या क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन का जो है विकास किया जाता है, वहाँ निर्माण होता है और जो है इसमें खोज होती हैं। LPSC आपकी केरल में, तिरुवनंतपुरम में। बढ़ते हैं। चीन ने कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया था चीन में? तो ली रुइलिन ने कृत्रिम चंद्रमा जो है आर्टिफिशियल मून बनाया गया था चीन में। और ये क्यों बनाया गया था? एक वैक्यूम चेम्बर बनाया गया था और उसमें पूरा वैसा माहौल वातावरण बनाया गया था जैसे कि ओरिजिनल मून या चंद्रमा में होता है। और इसका यही उद्देश्य था कि वहां जाकर जो है हम बिना जाए चंद्रमा पर, यहीं पृथ्वी पर ही चंद्रमा की जैसी सतह फील करें, वहां की ग्रेविटी फील करें। यानी जब लोगों को भेजा जाएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, तब उनको पहले से ही ट्रेनिंग मिल सके इस आर्टिफिशियल मून में। इसका निर्माण किया था ली रुइलिन ने। ये जो है टफ कैटेगरी का प्रश्न कहलाया, इतनी डीप में नहीं कोई पढ़ता है। हालांकि किसी ने कहीं गलती से पढ़ लिया होगा किसी बुक में, उसी से ये बना होगा या फिर किसी का तुक्का लगा होगा। इतने ज्यादा क्वेश्चन में हमें ध्यान नहीं देना है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे या 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपकी बहुत ही टफ कैटेगरी के होंगे। उसमें इतना ध्यान नहीं देना है। मेरिट उनमें बनती है जो हमसे बनते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, राइट। हमसे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो सही हो, और जो कॉन्सेप्ट बेस हो या हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हो तो वो हमसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। बात करें गगनयान मिशन की। किस देश में गगनयान मिशन में हिस्सा लेने के लिए जो 4 अधिकारी चुने गए हैं, उनकी असामान्य अवरोही मॉड्यूल लैंडिंग जो है स्थिति में चालक दर के कार्यों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। तो ये हमारे जो रूस में, आपको पता होगा हमारे भारत का मिशन है गगनयान, जिसके तहत जो है 4 अंतरिक्ष यात्री हम कहाँ भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो इनकी जो है ट्रेनिंग करवाई गई है कहाँ पर? रूस में। तो यही इस प्रश्न का जो है सही उत्तर था। और इसके नाम भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि 2026 में ही, ये करंट से बाहर क्वेश्चन नहीं है। अभी 2025 चल रहा है, 2026 में ये गगनयान मिशन भेजा जाना है। इसके 4 यात्रियों के नाम आपको याद रहना चाहिए। पहला जो है यात्री प्रशांत बालकृष्णन है, आप केवल प्रशांत याद रख सकते हैं। जो दूसरा है अजीत कृष्णन, अजीत याद कर सकते हैं। तीसरा है अंगद प्रताप और चौथा है शुभांशु शुक्ला। तो इन्हें आपको याद रख लेना है। इनकी पोस्ट अलग अलग है। ये आपके ग्रुप कैप्टन है, शुरू के जो 3 हैं, और चौथा हमारे विंग कमांडर हैं। तो ये आपको चारों नाम याद होने चाहिए, यानी ऑप्शन में आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। कठोर जल में साबुन जो है किसके साथ अभिक्रिया करके साबुन मैल बनाता है? अच्छा, कभी आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या कहीं भी ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ कठोर जल होता है। कठोर जल मतलब जलरी, जहाँ कुओं का पानी होगा वहां कठोर जल होता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप नहाते हैं साबुन से, तब उसका झाग नहीं बनता है, जबकि वो रवे रवे या दाने दाने के रूप में साबुन जो है बह जाता है। अब होता क्या है? कठोर जल, कठोर जल में अत्यधिक मात्रा में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होता है। लेकिन कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा होता है उसमें। कैल्शियम जो है साबुन से चिपक करके क्या बनाता है? साबुन का जो मैल है, और इसे कहा जाता है सोप स्कम, तो ये बनाता है। और ये कैसा अघुलनशील रहता है। इसका सही उत्तर क्या है? कैल्शियम। कठोर जल में साबुन और कैल्शियम जो है एक साथ अभिक्रिया करके साबुन जो है सोप स्कम बनाता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है कुचिपुड़ी। आपको पता होगा कि भारत में 8 जो है नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त है। जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। पहला है भरतनाट्यम, इसको आप लिख भी लीजिएगा, जो कि तमिलनाडु का एक हमारा शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है। बात करें कथक की, कथक हमारे उत्तर प्रदेश में का ये जो है लोक नृत्य है, फेमस है। कथकली जो है कहाँ का है? केरल का है, जो कि हमारे शास्त्रीय नृत्य में आता है। अभी कुचिपुड़ी एक हमारा हो ही गया है। कुचिपुड़ी कहाँ का है?
आपका आंध्र प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें बाकी चार का, तो एक नृत्य है ओडिसी, ओडिसी से याद है उड़ीसा में होगा ये। एक नृत्य है सत्रिया, सत्रिय नृत्य को जीआई टैग भी मिल चुका है, ये असम का हमारा नृत्य है। एक नृत्य है हमारा मणिपुरी, तो मणिपुर का है। और आखिरी में एक और है हमारा मोहिनी अट्टम, तो ये जो नृत्य है ये आपका केरल का है। तो ये आपको जल्दी से आपको आठों जो है अच्छे से याद कर लेने हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये लोक नृत्य जो है राज्य की बात की गई है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। लेकिन जो लेझिम जो है ये एक महाराष्ट्र का क्या है, ये लोक नृत्य है। जैसे डांडिया खेला जाता है उसी तरह ये भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं इस नृत्य को करने में, और ये ग्रुप में किया जाता है। इतना आपको याद रख लेना है, महाराष्ट्र का नृत्य है। जो गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र में, उस समय यह नृत्य किया जाता है। इतनी चीजें जो है सफिशिएंट है इस प्रश्न के लिए। एमसी मैरी कॉम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन स्वर्ण पदक जीती हैं? एमसी मैरी कॉम जो है सामान्य से परिवार में रहने वाली एक महिला थी, एक लड़की थी मणिपुर की, और उन्होंने आगे चलकर जो है बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम पूरा हासिल किया है। और उन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं विश्व स्तर की चैंपियनशिप में, एशियन कप में भी जीता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका जो सी सही उत्तर है। इनको जो है द्वितीय जो नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2020 से भी इनको पुरस्कृत किया गया है, और भी बहुत सारे अवार्ड इनको खेल से संबंधित मिले हैं। आगे देखते हैं, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही उत्तर है 11। इसी के साथ आपको याद रख लेना है, क्रिकेट टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ साथ जो आपका हॉकी है उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेना। होते तो 15 है, लेकिन हम बात करते हैं कि कितने खेलते हैं ग्राउंड पर, तो 11 खिलाड़ी जो है मैदान में खेलते हैं, आपको अच्छे से याद रख लेना है। कुछ और याद रख सकते हैं, जैसे कबड्डी हमारा खेल है, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। खो खो की बात करें तो खो खो खेल में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस की बात करें तो एक या दो खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सिंगल खेला जाता है तो एक एक खिलाड़ी खेलता है दोनों टीमों से, जब डबल खेला जाता है तो एक टीम में दो खिलाड़ी रहते हैं। इतना जो है आपको याद रख लेना है। कौन सा पुरस्कार 2009 में मैरी कॉम को दिया गया था? उस समय जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, इसी का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं होता है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। और खेल की दुनिया में सबसे बड़ा जो है ये अवार्ड है खेलों के संदर्भ में। ये 2009 में इन्हें मिला था। क्योंकि सबसे बड़ा अवार्ड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, खेल रत्न अवार्ड, जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। आगे देखते हैं, जब छात्र और शिक्षक कक्षा के बाहर एक साथ होते हैं तो नए शैक्षिक वातावरण और अनुभव संभव होते हैं। बिल्कुल सही है। ये कथन क्या है? सच है। छात्र कई चीजें देख सकते हैं जो कक्षा में उपलब्ध नहीं है, तो यही बिल्कुल सही है। जब क्लास के बाहर की दुनिया जो है उसमें बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा बहुत सारी चीजें हैं जो छात्र कक्षा में नहीं देख सकते हैं, जबकि कक्षा के बाहर देख सकते हैं। कक्षा के छात्र गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बाकी कैसे हैं, ये नेगेटिव आपके आंसर हैं। ये सच है क्योंकि शिक्षक कक्षा के बाहर होने पर ही पढ़ा सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक तो हमारा ज्यादा समय कक्षा में व्यतीत होता है पढ़ाने में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विशेषज्ञ शिक्षक को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, चर्चाओं की योजना बनानी चाहिए, तो डिस्कस का जो है प्लानिंग करनी चाहिए, और पूरी तैयारी करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से क्या बता रहा है? ये एक परिचर्चा की सीमाओं के बारे में बता रहा है। जब हम सावधानी की बात करेंगे इन चीजों की, तब इसका मतलब हम उनकी लिमिटेशंस को बता रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। परिचर्चा के ऑब्जेक्टिव हमने बताए हैं, तो ये नहीं बताए हमने। टिप्स बताए हैं, ये भी नहीं बताए। हमने बात करी अभी लिमिटेशंस की ऑप्शन में। आगे देखते हैं, किन सामग्री से बनी संरचनाएं अम्लीय वर्षा से क्षतिग्रस्त होती हैं? आपको ये एक चीज तो पता है कि संगमरमर से बनी इमारतों को खतरा है अम्ल वर्षा से, साथ साथ पत्थरों को भी खतरा है। पत्थर और संगमरमर से बनी दोनों को ही जो है नुकसान पहुंचता है
अम्ल वर्षा से या एसिड रेन से। आगे देखते हैं, कौन सी प्राकृतिक घटना पर्यावरण के प्राकृतिक अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। पर्यावरण का जो अम्लीकरण होता है, एसिड बढ़ जाता है, पीएच लेवल कम हो जाता है, कौन सा जिम्मेदार नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट से बिल्कुल हो सकता है, एसिडिक जो एलिमेंट से निकलते हैं, बिजली से भी होता है कड़कने से, जंगल की आग से भी एसिडिक फैलता है। इसका सही उत्तर है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जब बनेगा, इससे कोई भी वातावरण में क्या होगा, अम्लीकरण नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऊर्जा हरित गृह प्रभाव, ये वही ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की गई है, सतह के निकट फंस जाती है। तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट यही होता है कि ऊष्मा को या वातावरण की गर्मी को जो है वह क्या कर देता है, बाहर नहीं जाने देता, यानी वह जो है क्या होता है, होती है, फंस के रह जाती है पृथ्वी की सतह पर। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आईसीटी के लिए कौन से लाभ हैं, तत्काल डेटा की पहुंच, संचार के लिए सूचना निर्माण। ये दोनों ही इस तरह के प्रश्नों में सही उत्तर हमारे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब टीचिंग लर्निंग जो एड है, कठोर उपागम यानी हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो चार्ट, रेखांकन, माइंड मैप। तो आपको पता होगा दो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रहते हैं। प्रोजेक्टर जो है हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है आपका प्रोजेक्टर का इस्तेमाल जब हम करते हैं एज अ टीचिंग लर्निंग एड। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, ये आपको जो है, हमें पता होगा कि हमेशा की तरह जो है इसका उत्तर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि आरटी आपको पता है 2009 में पारित किया गया था, राइट टू एजुकेशन, कौन सी धारा जो है इसकी शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के लिए दंडनीय अपराध बनाती है। यानी इसके तहत जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी जो बच्चों को दंड देना है शारीरिक या मानसिक, पूरी तरह से बंद किया गया है। आरटी की कौन सी धारा ये हमें बताती है। इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और आपको लगता है मैं आपके लिए जो है थोड़ा मेहनत करता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस लाता हूँ और थोड़ा स्टडी करके आपको बताता हूँ, आपको समझ में आता है, जरूर वीडियोस लाइक करिए। कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर उपयोग करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो आपके संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।